तो दोस्तों आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करूंगा वो एक सच्ची घटना पर आधारित है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। फिल्म की शुरुआत होती है 2010 में, जहां पर मिलिट्री के कुछ लोग ईरान में किसी मिशन के दौरान आए हुए थे। वहां पर थोड़ा आगे बढ़ने पर उनको एक केव मिलती है और उस केव के अंदर 3 लोग जाते हैं, जहां पर वो सब अपने टैक्टिकल कैमरा के जरिए सब कुछ शूट कर रहे थे। अब उस केव के अंदर 3 सोल्जर्स जाते हैं, जहां पर वो ये सब अपने टैक्टिकल हेलमेट कैमरा के जरिए शूट कर रहे होते हैं। तभी हमें उनमें से किसी एक सोल्जर के चिल्लाने की आवाज आती है, जिसके बाद में ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब इसके बाद में हमको 2013 न्यूयॉर्क का समय दिखाया जाता है, जहां पर हम रैल्फ सार्ची नाम के एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं। सार्ची एक क्राइम सीन पर होता है, जहां पर उसे एक बच्चे की डेड बॉडी मिली थी। खैर इसके बाद में हम सार्ची और उसके पार्टनर बटलर को देखते हैं, जो कि कार में थे। तभी उनके पास में एक इमरजेंसी कॉल आती है, जो कि एक डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेंट थी, जिसके बाद में वो उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। अब सार्ची उस घर का दरवाजा नॉक करता है, जिसके बाद में जिमी नाम का एक आदमी दरवाजा ओपन करता है। असल में जिमी एक सोल्जर होता है और ये वही सोल्जर था जो कि मूवी की स्टार्टिंग में केव के अंदर गया था, यानी कि उन 3 सोल्जर्स में से एक। खैर सार्ची उसे बताता है कि उसके घर से कंप्लेंट आई है और वो उससे पूछता है कि क्या वो घर पर अकेला है, जिस पर जिमी ये कहता है कि उसकी वाइफ भी वहां पर मौजूद है। सार्ची का ये कहना था कि उन्हें उसकी वाइफ से मिलना है, जिसके बाद में जिमी उसे उसकी वाइफ के पास में ले जाता है। वहां पर पहुंचते ही वो उसकी वाइफ को देखता है, जिसकी हालत बहुत बुरी थी। अब ये देखकर सार्ची जिमी को अरेस्ट करने लगता है, लेकिन जिमी उन्हें घर से निकल जाने को कहता है, जिसके बाद में जिमी उन पर अटैक करता है और सार्ची उसको हैंडल करता है। तभी वहां पर जिमी की बेटी आती है, जिसको सार्ची का साथी बटलर जिमी की वाइफ को दे देता है। इसी बीच में जिमी वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन थोड़े से स्ट्रगल के बाद में वो उसको पकड़ ही लेते हैं। अब यहाँ पर सार्ची जिमी के हाथ पर देखता है, जिसके नाखून बहुत ही बुरी तरह से टूटे हुए थे और उनके अंदर से खून निकल रहा था, जिसका रीजन हम थोड़ी देर में जानेंगे। खैर उसी नाइट उनको जू के पास से एक और कंप्लेंट आती है, जिसके बाद वो दोनों जू में पहुंच जाते हैं। असल में वहां पर एक औरत ने अपने बच्चे को शेर के पिंजरे में फेंक दिया था, पर वहां पर किसी को भी ये पता नहीं था कि आखिर वो औरत है कहां पर। जिसके बाद में बटलर और सार्ची उस औरत को ढूंढने लग जाते हैं और थोड़ी देर की सर्चिंग के बाद में सार्ची को वो औरत मिल जाती है, जो कि जमीन में अपने हाथों से एक गड्ढा खोद रही थी। खैर इसके बाद में सार्ची एक चेयर पर उसको बैठा देता है और वो औरत बहुत देर से एक चीज रटे जा रही थी, जहां पर सार्ची सबको बताता है कि ये औरत जिम मॉरिसन का एक गाना गा रही है, जो कि डोर यानी कि पोर्टल के बारे में है। अब उसके बाद में सार्ची को शेर के पिंजरे के अंदर एक पेंटर दिखता है, जिसको मॉर्निंग में पेंटिंग के लिए रखा गया था, लेकिन इस वक्त यहाँ पर उसका होना थोड़ा सा अजीब था। यहाँ पर हम पेंटर के फेस को देखते हैं, जो कि थोड़ा सा स्केरी होता है। सार्ची अब उस पेंटर को वहीं पर रुकने का बोलता है, लेकिन वो वहां से जाने लगता है, जिसके बाद में सार्ची पेंटर के पीछे उस पिंजरे के अंदर चला जाता है, जहां पर उसे पेंटर तो नहीं मिलता, लेकिन शेर जरूर मिल जाते हैं, जिनसे वो बड़ी मुश्किल से बच पाता है। बाद में हमको पता चलता है कि सार्ची की एक वाइफ और एक बेटी भी होती है, और ये छोटी सी बच्ची यानी कि एक्ट्रेस वही है जिन्होंने वीजा, ओरिजिन ऑफ इविल और एनाबेल क्रिएशन जैसी मूवीज में काम किया है। तो काफी बचपन से ही ये हॉरर मूवीज में रोल करती आ रही हैं। जिसके बाद में हमको दिखाया जाता है कि जो लेडी वहां पर पिंजरे के पास में मिली थी, उसका नाम जेन होता है और उसको एक मेंटल हेल्थ हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, जहां पर सार्ची के पास में एक प्रीस्ट आता है, जिसका नाम मेंडोजा होता है। असल में मेंडोजा जेन की फैमिली वालों के कहने पर यहाँ पर आया था। अब वो सार्ची से जेन के उस रात वाले बिहेवियर के बारे में पूछता है, जिस पर सार्ची उसको सब कुछ बताता है। मेंडोजा अब उसको अपना कार्ड देकर वहां से चला जाता है और जाने से पहले वो उससे ये कहता है कि अगर उसको जेन में कुछ भी अजीब सा लगता है तो वो उसको कॉल करे। जिसके बाद में हम सार्ची और बटलर को देखते हैं, जिन्हें वहां पर न्यूज़पेपर के थ्रू पता चलता है कि एक घर के बेसमेंट से आवाजें आती थी। ये देखकर वो उस घर पर जाते हैं, जहां पर एक आदमी अपनी वाइफ और बच्चे के साथ में रहता था। वो बच्चा अपनी मदर के थ्रू सार्ची को बताता है कि उनके बेसमेंट से बहुत सारी आवाजें आती हैं और कई बार तो उन्हें वहां पर कुछ चलता हुआ भी दिखाई देता है, और इसी डर की वजह से वो वहां पर लिविंग रूम के अंदर ही रह रहे थे। असल में उसकी मॉम का ये मानना था कि उनका घर पजेस हो गया है, पर ऑब्वियसली सार्ची उसकी बातों पर भरोसा नहीं करता। वो वहां पर बल्ब्स को भी नोटिस करता है, जो कि काम नहीं कर रहे थे। असल में उनके घर पर कोई भी बल्ब काम नहीं किया करता था, मीनिंग कि जब भी वो कोई बल्ब लगाया करते तो वो अचानक से ही ब्लास्ट हो जाया करता था। खैर इसके बाद में सार्ची और बटलर बेसमेंट के अंदर चेक करने जाते हैं, तो थोड़ी देर के बाद में वहां पर उनको एक लाश मिलती है, और वो लाश पूरी तरह से सड़ चुकी थी और उस पर ढेर सारी मक्खियां और कीड़े भी होते हैं। अब बाहर जाकर उन्हें उस मकान के ओनर से ये पता चलता है कि वो लाश दरअसल एक पेंटर की है। असल में वहां पर कुछ दिन पहले 2 पेंटर बेसमेंट को पेंट करने के लिए आए थे। खैर पेंटर की वहां पर पहचान हो जाती है और उस पेंटर का नाम होता है डेविड गिग्स। अगले सीन में सार्ची और बटलर डेविड के अपार्टमेंट में जाते हैं, जहां पर उन्हें उनकी
कंपनी का कार्ड मिलता है और देखने वाली बात ये थी कि वहाँ पर उसका घर पूरा तबाह हो रखा था। खैर उन्हें वहाँ से एक फोटो मिलती है जिसके अंदर डेविड, उसका बच्चा और उसकी बीवी होती है और शॉकिंगली जेन कोई और नहीं बल्कि डेविड की ही वाइफ थी और वो उन दोनों का बच्चा था। यानी कि इस औरत ने अपने ही बच्चे को जू में फेंक दिया था। उसके बाद में वो एक और फोटो को देखते हैं जिसके अंदर 3 सोल्जर्स थे, जिसमें से एक जिमी था और दूसरा डेविड और तीसरा सैंटिनो, जिसके अंदर हम जिमी और डेविड को तो ऑलरेडी देख चुके हैं। इनको एक और बात पता चलती है कि सैंटिनो ही वही आदमी था जो कि डेविड के साथ उस बेसमेंट में पेंट करने गया था और स्टार्टिंग में इराक में जो 3 सोल्जर्स थे वो यही 3 सोल्जर्स थे, यानी कि जिमी, डेविड और सैंटिनो। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सैंटिनो आखिर है कहां पर, तो सैंटिनो को तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं क्योंकि यहाँ पर इनको ये पता चलता है कि जो आदमी सार्ची को लायन के पिंजरे में मिला था वो कोई और नहीं बल्कि सैंटिनो ही था। यानी कि मिलिट्री से रिटायर होने के बाद में इन तीनों ने पेंटिंग का काम शुरू कर दिया था, लेकिन पेंटिंग के साथ साथ यहाँ पर ये मौतें क्यों हो रही थी, तो इसके लिए तो आपको वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा कि जो असली पत्ते हैं वो काफी खतरनाक हैं। अब इसके बाद में हमको मेंडोजा को दिखाया जाता है जो कि सार्ची के पास में आता है। वो अब सार्ची से जू की फुटेज देखने की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन सार्ची उससे पूछता है कि वो ऐसा क्यों करेगा। तब मेंडोजा उसको बताता है कि जेन की प्रॉब्लम कोई आम प्रॉब्लम नहीं है बल्कि ये डीमन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जिस पर सार्ची उसको कहता है कि वो मेंटली अनस्टेबल है, ना कि उसके ऊपर कोई डीमन है। असल में सार्ची को इन बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। मेंडोजा कहता है कि अगर उसको फुटेज में कुछ भी अजीब दिखे तो वो उसको जरूर बुलाए। फिर अगले सीन में सार्ची और बटलर जू की क्लिप्स को देख रहे होते हैं जहां पर वो सैंटिनो को देखते हैं जो कि दीवार पर पेंट करके कुछ मिटा रहा था। जब वो लोग दीवार पर जूम करते हैं तब उन्हें वहां पर कुछ अजीब से सिंबल्स दिखाई देते हैं जो कि लैटिन और पर्शियन भाषा में थे। साथ ही साथ और भी ढेर सारे सिंबल्स वहां पर बने हुए थे। इसी बीच में सार्ची को उन क्लिप्स में से कुछ आवाजें आती हैं, लेकिन बटलर को वहां पर कुछ भी सुनाई नहीं देता। दूसरी फुटेज में वो जेन को देखता है जो कि पहले तो ठीक होती है लेकिन अचानक से ही अपने बच्चे को लायन के पिंजरे में फेंक देती है, जिसके सामने सैंटिनो भी खड़ा हुआ था। सार्ची को यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आता कि ये हुआ क्या है। और इसके बाद वाली क्लिप में सार्ची देखता है कि सैंटिनो लायन से भी बात कर रहा था जो कि बहुत ही अजीब था। तभी उस क्लिप में उसे एकदम से एक आदमी दिखता है जिस पर वो बटलर से पूछता है कि क्या उसने उस आदमी को देखा, लेकिन बटलर ने वहां पर कुछ भी नहीं देखा था। अब अगले सीन में हम सार्ची को उसके घर पर देखते हैं जहां पर वो थोड़ा सा परेशान होता है क्योंकि उन केसेस की वजह से उसके दिमाग में ढेर सारी टेंशन चल रही थी। इसी बीच वो अपनी बेटी को भी डांट देता है जो कि उसने आज से पहले कभी नहीं किया था। खैर इसके बाद में हम सार्ची को जिमी के घर पर देखते हैं जहां पर वो उसकी वाइफ से पूछता है कि उसने सैंटिनो को आखिरी बार कब देखा, जिस पर वो ये कहती है कि 2 हफ्ते पहले। सार्ची अब जिमी के घर पर ढेर सारे स्क्रैचेस को भी नोटिस करता है और ये देखकर सार्ची उसकी वाइफ से पूछता है कि क्या जिमी किसी ड्रग की लत में था, जिस पर वो ये कहती है कि उसको कुछ नहीं पता। तभी वो जिमी की वॉल पर पेंट को देखता है जिसको हटाने के बाद उसको वहां पर ढेर सारे सिंबल दिखाई देते हैं जो कि किसी और ही लैंग्वेज में थे। दूसरी तरफ हम सार्ची की बेटी को देख पाते हैं जो कि सो रही होती है। तभी वो अचानक से जाग उठती है क्योंकि वहां पर उसको कुछ अजीब सी आवाजें आ रही थी, जिसके बाद में वो बेड से उठकर बाहर की ओर जाती है और इधर सार्ची को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। जिसके बाद में वो उस फुटेज को देखता है जो कि ईरान के केव की होती है, यानी कि स्टार्टिंग वाली फुटेज। अब उस फुटेज के अंदर हम सैंटिनो को देखते हैं जिसको देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो कि वो पजेस्ड हो गया हो और उसको उस फुटेज के अंदर यानी कि उस केव के अंदर वही सिमिलर सिंबॉलिक लैंग्वेज वाली चीज मिलती है जो कि जिमी के घर पर भी थी। जिसके बाद में वो उसी बेसमेंट में जाता है जहां पर उसे डेविड की लाश मिली थी और शॉकिंगली वहां पर भी एक दीवार के ऊपर वही सेम सिंबल्स बने हुए थे। सार्ची उन सिंबल्स की फोटो को खींच लेता है। जिसके बाद में वो मेंडोजा के साथ जेन के पास में जाता है जहां पर वो उससे सैंटिनो के बारे में पूछता है और वो उसको ये बताती है कि सैंटिनो ने उसके लिए एक मैसेज दिया था। सार्ची उससे पूछता है कि कैसा मैसेज, जिसके बाद में वो लैटिन भाषा में कुछ बोलने लगती है जिस पर सार्ची उसे उन सिंबल्स की फोटो दिखाता है और इन सिंबल्स को देखते ही वो सार्ची के ऑलरेडी इंजर्ड हाथ पर बुरी तरह से काट लेती है और जेन यहाँ पर किसी मार्विन का भी नाम लेती है जिसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। अगले सीन में हम सार्ची और मेंडोजा को देखते हैं और मेंडोजा उसको बताता है कि ये सिंबल्स पर्शियन और लैटिन लैंग्वेज का मिक्सचर हैं, जिसका मतलब है गेटवे या फिर पोर्टल। वो सार्ची को बोलता है कि ये पोर्टल या फिर गेट किसी डीमन के आने का रास्ता है जिसके द्वारा डीमन हमारी दुनिया में आ सकता है और ये लोग खुद से उन्हें हमारी दुनिया में बुलाते हैं जो कि एक कल्ट का काम था, पर इस वजह से दूसरे लोग भी इसका शिकार बन जाते हैं। सार्ची उससे पूछता है कि आखिर वो प्रीस्ट क्यों बना, जिस पर मेंडोजा कहता है कि पहले वो एक ड्रग एडिक्ट हुआ करता था, लेकिन एक दिन जब उसकी आंख खुली तो उसने अपने आप को पूल में पाया और उस दिन के बाद से उसने डिसाइड कर लिया था कि या तो उसको जीना है या फिर मरना है और इसलिए ही उसने गॉड को चुन लिया। ये सुनकर
सार्ची उससे कहता है कि अगर कोई भगवान रियल में है तो वो क्यों रेप और मर्डर्स को नहीं रोकते। असल में सार्ची यहाँ पर भगवान पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था। मेंडोजा उसको बताता है कि जब वो प्रीस्ट बना था तब उसे क्लॉडिया नाम की लड़की मिली थी जो कि एक बच्ची की माँ होती है। क्लॉडिया ने उसको बताया था कि उसके घर पर डिमोनिक पोजेशन है, पर असल में डीमंस उसकी बेटी के अंदर थे जो कि अलग आवाजों में बात कर रहे थे और वो उसको डीमन की आवाज की रिकॉर्डिंग भी सुनाता है, जिसको सुनकर सार्ची पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है। जिसके बाद में मेंडोजा उससे पूछता है कि मार्विन कौन है जिसका नाम जेन ने लिया था, और ये सुनकर सार्ची उसको कुछ भी नहीं बताता। फिर सार्ची अपने घर पर होता है जहाँ पर उसे वो चेहरा फिर से दिखता है जो कि उसने जू वाली क्लिप में देखा था। खैर दूसरी तरफ हमको जेन को दिखाया जाता है जो कि एक डॉक्टर को मार के बाहर जाने लगती है, और इधर सार्ची मेंडोजा को जू की फुटेज दिखाता है। फुटेज को देखने पर सार्ची को वो ये बताता है कि उस सिंबल को देखने के बाद में जेन पजेस्ड हो गई थी। मेंडोजा ये कहता है कि उन्हें सेंटिनो को इन सिंबल्स बनाने से रोकना होगा ताकि वो और पोर्टल्स ओपन ना कर पाए। यानी कि यहाँ पर क्लियर था कि ये जो सिंबल्स हैं वो डिमोनिक है और इसको देखने के बाद में ह्यूमंस पागल हो जाते हैं। लाइक उनके अंदर का जो इविल होता है ना वो बाहर आने लगता है। अब सार्ची मेंडोजा को क्लिप्स दिखाई रहा था कि उसे फिर से उस आदमी का चेहरा दिखाई देता है, लेकिन वहां पर मेंडोजा को कुछ भी नहीं दिखता। सार्ची उससे कहता है कि उसे बार बार एक चेहरा दिखाई देता है और कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, जिस पर मेंडोजा उसको बताता है कि असल में उसके पास में एक गिफ्ट है जिसके द्वारा वो इन सब चीजों को सेंस कर सकता है और इन सब के जरिए सेंटिनो उससे कुछ बताना चाहता है। यानी कि यहाँ पर कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिन पर इन सिंबल्स का कोई भी असर वगैरह नहीं होता, और ऐसी ही एक खास शक्ति सार्ची के पास में भी है। खैर इसके बाद में बटलर वहां पर आता है और वो ये कहता है कि जो लैटिन और पर्शियन सिंबल जू की वॉल पर मिले थे असल में वो किसी इंसान के खून से लिखे गए थे, और वो खून किसी और का नहीं बल्कि सेंटिनो का है। अब उसके ब्लड की वजह से उन्हें उसका एड्रेस भी मिल जाता है, जिसके बाद में वो तीनों वहां पर जाते हैं। रास्ते में मेंडोजा सार्ची से उसका गुनाह कन्फेस करने के लिए कहता है, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो वो डीमन उसे उसके खिलाफ यूज कर सकता है। यहाँ पर सार्ची उससे साफ साफ मना कर देता है कि वो ऐसा नहीं करेगा क्योंकि वो इन बातों पर भरोसा नहीं करता। जिसके बाद में मेंडोजा उसको बताता है कि असल में उसने क्लॉडिया को प्रेग्नेंट कर दिया था, जिसके बाद में उसने उस बच्चे को एबॉर्शन से बचाने की पूरी कोशिश करी थी, पर तब तक एबॉर्शन हो गया था, पर उसने ये सब भगवान के सामने कन्फेस कर लिया था। यानी कि उन दोनों का अफेयर चल रहा था और क्लॉडिया इस बच्चे को रखना नहीं चाहती थी, लेकिन मेंडोजा यहाँ पर बच्चे को रखना चाहता था, बट अल्टीमेटली वो फेल हो गया। अब इसके बाद में ये तीनों ही सेंटिनो के घर पर पहुंचते हैं, जहाँ पर बटलर और सार्ची सेंटिनो को अलग अलग होकर ढूंढते हैं, जहाँ पर जिमी सार्ची पर अटैक कर देता है। अब वहाँ पर हलचल देखकर मेंडोजा सार्ची के पास में पहुंच जाता है, जहाँ पर वो होली क्रॉस को जिमी के सर पर लगाकर उसको शांत करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी डीमन पोजेशन में था। असल में जो कोई भी इन सिंबल्स को और इन वर्ड्स को देख लिया करता था ना, वो डीमन के द्वारा शिकार हो जाया करता था। खैर वहीं दूसरी तरफ सेंटिनो जो होता है वो बटलर को मार देता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। बटलर को मरा हुआ देखकर उसको बहुत बुरा लगता है। खैर अगले सीन में सार्ची और मेंडोजा साथ होते हैं, जहाँ पर सार्ची को बटलर की डेथ का बहुत बड़ा सदमा लगा था। अब इसी बीच वो मेंडोजा के सामने कन्फेस करता है मार्विन के बारे में, और यहाँ पर हम पास्ट के सीन को देख पाते हैं, जहाँ पर मार्विन नाम का एक हत्यारा था जो कि बच्चों का खून किया करता था। उसने एक 6 साल की बच्ची को बेरहमी से मार दिया था, जिसके बाद में जब सार्ची ने मार्विन को पकड़ा तब उसे उस पर इतना गुस्सा आ रहा था कि उसने मार्विन को वहीं पर मार दिया। एंड ऑब्वियसली मेंडोजा यहाँ पर बोलता है कि वो आदमी यही डिजर्व करता था, लेकिन जो सार्ची ने किया वो काफी गलत था। अब यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हम सार्ची की बेटी को देखते हैं जो कि सो रही थी, पर उसे फिर से आवाजें आती हैं तो वो कॉरिडोर में देखने जाती है जहाँ पर कोई खड़ा होता है। इधर सार्ची कार से रास्ते में जा रहा होता है कि तभी उसकी कार पर जेन ऊपर से आकर नीचे गिरती है और वो वहीं पर मारी जाती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो सिंबल्स होते हैं कुछ ह्यूमंस को बहुत ही ज्यादा इफेक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से वो पागल हो जाते हैं, और शायद से जेन ने इसलिए यहाँ पर सुसाइड कर लिया। अब इतने में ही सार्ची के पास में कॉल आता है जो कि उसके घर से था। कॉल पर कोई और नहीं बल्कि सेंटिनो होता है, जिसको सुनकर वो फटाफट अपने घर पहुंच जाता है, जहाँ पर वो सेंटिनो से उसकी फैमिली के बारे में पूछता है, लेकिन सेंटिनो उसको ये कहता है कि अगर उसने उनको जल्दी नहीं ढूंढा तो वो मर जाएंगे। जिसके बाद में सार्ची उसको मारने लगता है और इतने में वहां पर बाकी ऑफिसर्स आते हैं और सेंटिनो को अरेस्ट कर लेते हैं। अब पुलिस स्टेशन पर लाकर वो काफी ज्यादा बेकाबू हो रहा था, जिसके बाद में मेंडोजा और सार्ची उस पर एग्जॉर्सिज्म करने का फैसला करते हैं। जिसके बाद में वो उस पर एग्जॉर्सिज्म शुरू कर देते हैं और शुरू करने के दौरान उसकी चेयर हिलने लगती है और कुछ ही देर के बाद में वो नॉर्मल हो जाता है। सार्ची अब मेंडोजा से ये पूछता है कि क्या सब कुछ नॉर्मल हो गया है, जिस पर वो ये कहता है कि असल में ये डीमन की एक चाल है और यहाँ पर डीमन नॉर्मल होने का नाटक कर रहा था, यानी कि यहाँ पर जो प्रॉपर पोजेशन हुआ था वो सेंटिनो के अंदर था। अब मेंडोजा उसके पास में जाकर उसके अंदर के डीमन से पूछता है कि उसका नाम क्या है, जिस पर वो उसको दूर फेंक देता है और अपने ही पैरों
का मीट खाने लगता है, जिसको देखकर सार्ची उसको रोकता है। अब फिर से वो लोग एग्जॉर्सिज्म शुरू कर देते हैं। अब जब मेंडोजा उस डीमन से उसका नाम फिर से पूछता है तो इस बार वो ये बताता है कि जेन मर चुकी है और उसी ने उसको मारा है। वो मेंडोजा से ये कहता है कि अब वो उसके बच्चे को भी मारेगा। असल में डीमन उसको कहता है कि क्लॉडिया और उसका बेटा जिंदा है, यानी कि जो उनके अफेयर से था। असल में डीमन यहाँ पर उसको भटका रहा था, जिसके बाद में मेंडोजा गुस्से में आ जाता है और सार्ची उसको शांत करता है। फिर मेंडोजा उसके पास जाकर फिर से उसका नाम पूछता है, जिस पर वो अपना नाम जंगलर बताता है। फिर उसके बाद में मेंडोजा उसका नाम लेकर उसको सेंटिनो का शरीर छोड़ने के लिए मजबूर करता है और इसके बाद में वो डीमन खड़ा हो जाता है और यहाँ पर वही गाना बजने लगता है जो कि जेन स्टार्टिंग में गा रही थी, यानी कि वो पोर्टल वाला सॉन्ग। फिर हम मेंडोजा को क्रॉस को उसके सर पर लगाता हुआ देखते हैं, जिसके बाद में डीमन फाइनली सेंटिनो के शरीर को छोड़कर चला जाता है, क्योंकि डीमन के नाम पता चलने के बाद में आप उस पर कंट्रोल कर सकते हो। और ऐसा हमने काफी फेमस मूवीज के अंदर देखा है जो कि डिमोनिक पोजेशन को काफी अच्छे से दर्शाती हैं, जैसे कि कॉन्जरिंग 1 और 2। जिसके बाद में सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और सार्ची उससे उसकी फैमिली के बारे में पूछता है और तब सेंटिनो उसको उसकी फैमिली के बारे में बता देता है, जहां पर हम ये देख पाते हैं कि एक पेंट कार के अंदर उसकी फैमिली थी, यानी कि सार्ची की फैमिली, और फाइनली वो अपनी फैमिली से मिल पाता है। अब सीन 7 महीने के बाद में शिफ्ट होता है, जहां पर सार्ची अपनी दूसरी बेटी का बैप्टिज्म कर रहा था और उस हादसे के बाद में सार्ची भगवान पर भरोसा करने लगा था और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी डिलीवर अस फ्रॉम इविल मूवी की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मूवी पसंद आई होगी। तो चलिए अब बात करते हैं इस मूवी की असली कहानी के बारे में, जिसके ऊपर ये बेस्ड है। असल में ये स्टोरी एक किताब पर बेस्ड है जिसका नाम है बिवेयर ऑफ द नाइट। इस किताब को 2001 में पब्लिश किया गया था और असल में रैल्फ सार्ची न्यूयॉर्क डिपार्टमेंट में सार्जेंट थे और ये एक रियल कैरेक्टर है और उन्होंने वहां पर करीब 18 साल तक काम किया। सार्ची ने असल में अपने आप को डीमोनोलॉजिस्ट के रूप में डिस्क्राइब किया था, जो कि स्पिरिचुअल एग्जॉर्सिज्म को अंजाम देते थे। इस किताब बिवेयर ऑफ द नाइट में ऐसे बहुत से केसेस थे जिनका रियल होने का कोई सबूत नहीं है और कई ऐसे थे जो कि वाकई में रियल भी थे। तो यहाँ पर शायद से इस पर्टिकुलर स्टोरी के लिए हम कह सकते हैं कि ये एक मार्केटिंग गिमिक था, जैसा कि कई मूवीज करती हैं, और मेरे ख्याल से इसमें कुछ गलत नहीं है। तो आप लोगों को मूवी दिखाने के लिए कैसे लेकर आओगे, तो वहां पर कोई ना कोई कैच फ्रेज जरूर चाहिए होता है, बट मूवी का कॉन्सेप्ट वाकई में अच्छा था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो और मूवी पसंद आई होगी। अगर आपको इस किताब से रिलेटेड और स्टोरीज चाहिए जो कि मैं कवर करूँ तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। साथ ही साथ मैं इसी किताब के ऊपर बेस्ड एक और हॉरर मूवी लेकर आने वाला हूँ, जो कि एक और बेहतरीन मूवी होगी। तो वीडियो को फटाफट लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो चाहिए या फिर नहीं। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए